ठंडी लस्सी देने वाली गाय। रामू, ऐसा कर, जितनी चाय बनी है इसे फेंक दे और पराठे गरीब और अनाथ लोगों में बांट दे। मैं घर जा रहा हूँ। ढाबा बंद करके चाबी मुझे घर पर आकर दे देना। मालिक, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ढाबा तो बंद हो जाएगा। क्या करूँगा, जब किस्मत ही खराब होती है तो किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। हाईवे पर अशोक का ढाबा था, जहां पर वो चाय और पराठा बेचने का काम करता था। ढाबा हाईवे पर होने की वजह से बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि हाईवे पर आते जाते लोग जरूर वहां पर अपनी गाड़ियां खड़ी करके अशोक के ढाबे पर चाय और पराठा खा ही लेते थे। उसकी चाय और पराठा दूर दूर तक बहुत मशहूर था, लेकिन बढ़ती गर्मी के कारण इस बार अशोक का ढाबा बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई भी अशोक के ढाबे पर चाय पीने नहीं आ रहा था। और हाईवे पर आसपास बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट खुल गए थे जहां पर लोगों को एसी की ठंडी हवा और फ्रिज का ठंडा जूस और कोल्ड ड्रिंक मिलता था। लोग अब अशोक के ढाबे पर चाय और पराठा खाने के बदले आसपास के बनावटी ठंडक देने वाले रेस्टोरेंट में जाना पसंद कर रहे थे। अब हर रोज अशोक की बनी हुई चाय और पराठा वेस्ट हो रहा था, इसलिए वो चाय को तो फेंक देता, लेकिन बचे हुए पराठों को गरीबों में बंटवा देता। अशोक के समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो बढ़ती गर्मी से छुटकारा पाकर अपने ढाबे को वापस से खड़ा करे। ये क्या जी, आज आपने फिर से चाय फेंक दी और पराठे बंटवा दिए। जितना खुला दिल आप रखते हैं ना, याद रखना, इस तरह से एक दिन हम लोग गरीब हो जाएंगे। क्या करूं नंदिनी, बने हुए पराठों को फेंक दूं? फेंकने से तो अच्छा है कि किसी गरीब के काम आए। और तुम्हें क्या लगता है मुझे काम की चिंता नहीं हो रही है? सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है, लेकिन क्या करूं। एक तो इस बढ़ती गर्मी ने जीना बेहाल कर दिया है, जिस वजह से लोग हमारे ढाबे पर नहीं आ पा रहे हैं, और दूसरा तो आसपास जो हर एक सुख सुविधा वाले रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उनकी वजह से भी मेरा काम नीचे लग गया है। क्या फायदा जी, सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा था, लेकिन किसी की ऐसी नजर लग गई कि हमारा काम ही डूब गया। घर में इतना सारा दूध होने के बावजूद भी अब ढाबे पर चाय नहीं बन पाएगी। उस दूध का क्या फायदा। नंदिनी देखो, तुम चिंता मत करो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें चिंता में नहीं देख सकता। तुम बस घर संभालती रहो, बाकी बाहर का मैं खुद संभाल लूंगा। और रही दूध की बात, तो गोरी हमें इतना दूध देती है कि उसी के दूध से आज तक हमने ढाबे पर चाय बनाकर बेची है। मुझे उम्मीद है जरूर उसके दूध का हम कोई दूसरा उपयोग करके अपने काम को खड़ा कर लेंगे। तुम बस चिंता मत करो। अगले दिन फिर से अशोक अपने ढाबे पर जाता है, इसी उम्मीद में कि शायद ग्राहक आएंगे और उसका चाय और पराठा खाएंगे, लेकिन उसके ढाबे की ओर कोई देख भी नहीं रहा था। सभी एसी वाले रेस्टोरेंट में जा रहे थे और जाकर ठंडा ठंडा जूस और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है ग्राहकों को अपने ढाबे पर खींचने की। क्या तरकीब है रामू तुम्हारे पास? मालिक, मैं ऐसा करता हूँ, ढाबे के बाहर खड़ा हो जाता हूँ। हाईवे पर जितनी भी गाड़ियाँ रुकेंगी, आते जाते लोगों को मैं अपने ढाबे पर चाय पीने के लिए और पराठे खाने के लिए आमंत्रित करूंगा। रामू, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से हमारा ढाबा चल सकता है तो ठीक है, तुम एक बार करके देख लो। आइए आइए भाइयों और बहनों, गर्मा गर्म चाय और बढ़िया पराठा बिल्कुल सस्ते दाम में खाइए। ऐसी चाय और पराठा आपने कहीं भी नहीं खाया होगा। अरे अशोक, ये क्या नया तरीका अपना लिया तुमने ग्राहकों को बुलाने का? जब से तुम्हारा काम ठप हो गया है तब से तो तुम बिल्कुल बौखला गए हो। अरे भला ऐसे कौन तुम्हारे ढाबे पर आकर चाय और पराठा खाएगा? कितने बेवकूफ हो तुम। इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में कौन भला चाय पिएगा? सभी लोग गर्मी में कौन भला चाय पिएगा? सभी लोग हमारे एसी वाले रेस्टोरेंट में ही आना पसंद करेंगे ना, और फ्रीज का ठंडा ठंडा जूस पिएंगे। कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हारे ढाबे पर इतनी गर्मी में चाय पिएगा और पराठा खाएगा। ये कहकर वो रेस्टोरेंट वाला वहां से चला जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट वाले की बातें अशोक के दिमाग पर असर करती हैं और अशोक को लगने लगता है कि सच में अब उसका ढाबा बढ़ती गर्मी के कारण बंद हो जाएगा। कोई भी उसकी चाय नहीं पिएगा। अशोक उदास होकर घर चला आता है और आकर इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है। नंदिनी, मुझे लगता है हमारा ढाबा नहीं चलने वाला। मुझे कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। मैंने देख लिया है, लोग मेरे ढाबे पर चाय पीने और पराठा खाने नहीं आते हैं, और आएंगे भी क्यों भला? इतनी गर्मी जो पड़ रही है, इतनी गर्मी में भला कौन चाय पिएगा? नहीं जी, आप ऐसी बात ना कहिए। अगर ये ढाबा बंद हो गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। नंदिनी और अशोक पूरी रात अपने ढाबे के लिए परेशान रहते हैं और सो ही नहीं पाते। सुबह जब अशोक की बेटी पिंकी स्कूल जा रही होती है तो अपनी माँ से आकर कहती है,
माँ माँ, मुझे 10 रुपए दो ना। हमारे स्कूल के सामने एक भैया हैं, वो 10 रुपए की ठंडी बर्फ वाली लस्सी बेचते हैं। सारे बच्चे उनके पास गर्मी में ठंडी लस्सी पीने चाहते हैं। लस्सी पीकर बहुत ही मज़ा आ जाता है। माँ, मुझे भी लस्सी पीनी है, दे दो ना 10 रुपए। अपने ढाबे के लिए परेशान नंदिनी पिंकी को 10 रुपए दे देती है। साथ में पीछे खड़ा अशोक नंदिनी और अपनी बेटी पिंकी की लस्सी वाली बात सुनता है और एकदम से सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है जैसे कि उसे भगवान ने पिंकी के मुंह से लस्सी वाली बात बुलवा कर कोई इशारा किया हो। नंदिनी, नंदिनी, मैं क्या कह रहा था, सुनो तो मेरी बात। पिंकी ने जो तुमसे अभी बर्फ वाली ठंडी लस्सी की बात की है, ये बात सुनकर मेरे दिमाग में एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया है। मेरी तो सारी उम्मीदें ही टूट गई हैं। अब ऐसा क्या आइडिया है जी जो आपके दिमाग में आया है? नंदिनी, मैं क्या सोच रहा था, हमारी गोरी इतना दूध देती है। पहले हम ढाबे पर उसके दूध से चाय बनाया करते थे। अब हम ऐसा करते हैं कि उसकी दूध से ही दही बनाकर लस्सी बनाया करेंगे। गर्मी भी बहुत पड़ रही है, कोई भी चाय पीना पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन लोग गर्मी में लस्सी तो पी ही लेंगे। आज के बाद हम बर्फ वाली ठंडी लस्सी और पराठा बेचने का काम करेंगे। देखना तुम कैसे सारे ग्राहक बड़े बड़े रेस्टोरेंट को छोड़कर हमारे ढाबे पर खींचे चले आएंगे, क्योंकि हम अपने लस्सी पराठे का रेट भी कम रखेंगे और साथ में हमारा ढाबा भी एसी वाले रेस्टोरेंट की तरह ठंडक देगा। हाँ जी, ये तो आपके दिमाग में बहुत ही बढ़िया आइडिया है। हमारी पिंकी तो साक्षात देवी है। उसने तो मानो जैसे हमें देवी माता के रूप में आकर काम की ओर इशारा ही दे दिया हो। साथ में हमारी गोरी गाय भी बहुत ही भाग्यशाली है, जिसका दूध पहले तो हमारी चाय के काम आता था, अब दही और लस्सी के काम आएगा। हाँ, तुम्हें बस एक काम करना होगा, हर रोज फ्रीज में बर्फ जमानी होगी। बाकी सारा काम मैं देख लूंगा। अब मैं ढाबे पर जा रहा हूँ। हाँ, दोपहर को रामू को बर्फ लेने के लिए भेजूंगा, तुम उसके साथ जमी हुई बर्फ भिजवा देना। देखना अब हमारा काम कैसे चलेगा। रामू को भी ये आइडिया सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ढाबे से चाय वाला सारा सामान हटवाकर अशोक दोपहर को रामू को घर बर्फ लेने भेज देता है। तब तक अशोक जमी हुई दही की लस्सी बना लेता है और अपने ढाबे के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा देता है, जिसमें बर्फ वाली ठंडी लस्सी और पराठे का जिक्र किया होता है और साथ में रेट भी बहुत कम रखा होता है। जब लोग बर्फ वाली ठंडी लस्सी और पराठे का सुनते हैं तो बनावटी जूस और कोल्ड ड्रिंक्स छोड़कर सभी लोग अशोक के ढाबे पर लस्सी और पराठा खाने के लिए आते हैं। साथ ही अशोक अपने ढाबे की दीवारों पर बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां भी लगवा देता है, जिससे ढाबे पर पराठा और लस्सी खाने वाले लोगों को बहुत अच्छी ठंडक महसूस हो रही थी और उन्हें बैठने में भी आराम मिल रहा था। अरे भाई साहब, आपने तो बहुत ही बढ़िया ठंडी लस्सी और पराठा बनाया है। भाई खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ भाई साहब, ये आपने बहुत बढ़िया काम किया है। भला ऐसी गर्मी में गर्मा गर्म चाय कौन पीता। आपने ठंडी लस्सी और पराठा लगाकर बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ मालिक, काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। आज हमारे ढाबे पर 100 से ऊपर ग्राहक आकर लस्सी पराठा खा चुके हैं और आसपास के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उसमें कोई भी जाना पसंद नहीं कर रहा है। सभी हमारे देसी ढाबे को पसंद कर रहे हैं। मालिक, आपका आइडिया बहुत ही कमाल का था। हाँ रामू, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हो रही है। मैं तो हिम्मत हार चुका था कि शायद अब मुझे ढाबा बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये सब मेरी गाय गौरी और मेरी बेटी पिंकी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। दोनों ही मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हैं। रात को जब ये बात अशोक की पत्नी नंदिनी को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और अपनी गाय गोरी का बहुत अच्छे से धन्यवाद करती है। गोरी, आज जो हमारा एक बार फिर से ढाबा खड़ा हो पाया है वो बस तुम्हारे दूध की वजह से और तुम्हारी वजह से हो पाया है। गोरी, अगर तुम नहीं होती तो भला हमारा घर कैसे चलता। तुम हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हो। हम चाहे कुछ भी कर ले पर जिंदगी भर तुम्हारा कर्ज नहीं उतार पाएंगे। हाँ गौरी, तुम्हारी जैसी गाय पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया है। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हमें तुम जैसी गाय की सेवा करने का मौका मिला है। नंदिनी, मैं चाहता हूँ हम अपनी गौरी के लिए एक से बढ़कर एक वैरायटी की घास और खाने में दाना खिलाएं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस ढाबा संभालिए, मैं घर का काम अच्छे से संभालूंगी और गौरी की सेवा करके खूब सारा पुण्य कमाऊंगी। मालिक और मालकिन के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर गोरी बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी, मालिक मालकिन, आप लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अगर मैं आपके जरा से भी किसी काम आ पा रही हूँ और आपको मेरे उस काम से इतनी खुशी मिल रही है, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने मालिक और मालकिन के किसी काम आ रही हूँ। साथ में मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे मालिक और मालकिन मिले हैं। अब पिंकी बेटा, इधर आओ। हाँ बाबा, बोलिए। मेरी बेटी को गर्मी में ठंडी लस्सी पीना बहुत पसंद है ना, तो आज के बाद तुम्हें बाहर लस्सी पीने की कोई जरूरत नहीं है। अब हर रोज अपने ही घर में जितनी मर्जी उतनी शुद्ध ठंडी लस्सी पिया करना।
ठीक है बेटा? ये तो बहुत बढ़िया है बाबा, अब से घर में ही मैं खूब सारी ठंडी लस्सी पीऊंगी। तरह से अब हाईवे पर सारे लोग अशोक के ढाबे के आगे ही अपनी गाड़ियां रोकते और आसपास के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को छोड़कर अशोक के देसी ढाबे पर आकर ठंडी लस्सी पीते और पराठा खाते और ठंडक का मजा लेते। अब अशोक का काम पहले से भी बहुत बढ़िया चलने लगा था। अशोक को अपने ढाबे पर लोगों की भीड़ देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। गाय और बैल का सच्चा प्यार। सेठ ध्यानचंद के पास एक चंदा नाम की गाय और भोला नाम का बैल है। चंदा और भोला के बीच इतना प्यार है कि अगर उन्हें एक दूसरे से अलग कर भी दिया जाए तो शायद दोनों के दोनों मर जाएं। ध्यानचंद इतना खड़ूस और लालची इंसान है कि अगर घी में मक्खी गिर जाए तो वो मक्खी को भी चूस कर खा जाए, पर घी को जाया ना होने दे। उसने अपने मतलब के लिए ही चंदा और भोला को रखा था, वरना उनके साथ कोई प्यार नहीं था। चंदा खूब सारा दूध देती थी और भोला सेठ की बैलगाड़ी खींचने का काम करता था। सेठ के घर में बिल्लू और राधा पति पत्नी काम करते थे, क्योंकि बिल्लू ने सेठ से कर्ज ले रखा था। जब सेठ का कोई कर्ज नहीं दे पाता था तो वो उसका खून पी जाता था। कर्ज उतारने के लिए बिल्लू और राधा को पूरी 1 साल तक सेठ के यहाँ काम करना था। राधा झाड़ू पोछा लगा देती और बिल्लू उसकी बैलगाड़ी चलाता। अरे ओ राधा, तेरे हाथ क्या टूट गए हैं? अच्छे से सफाई नहीं कर सकती? आगे आगे पोछा लगा रही है और पीछे गंदगी छोड़ते जा रही है। नहीं मालकिन, मुझे तो कहीं भी गंदगी नहीं दिख रही। जुबान लड़ाती है, मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। दोबारा से पोछा लगा और चंदा का दूध निकाल के आ। मेरा बेटा भूखा है, वो दूध के अलावा कुछ भी खाता पीता नहीं है। जी मालकिन। अरे ओ बिल्लू, तू इतनी जल्दी बैलगाड़ी लेकर घर पे आ गया? तुम दोनों पति पत्नी कुछ ज्यादा ही कामचोर नहीं होते जा रहे हो? जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाने की जल्दी में रहते हो। जाओ, मुझे एक और ऑर्डर मिला है, बैलगाड़ी लेकर जाओ और माल भर के ले आओ। नहीं मालिक, आज तो बहुत माल लाया, कम से कम 10 चक्कर लगाए हैं। मेरा तो ठीक है, पर भोला बहुत थक गया है और ऊपर से वो सुबह से भूखा प्यासा है। ना उसने चारा खाया है, ना उसने पानी पिया है। बहुत काम कर चुका है, अब उसे आराम की जरूरत है। बिल्लू, आखिरी बार अपनी राय दी है, आइंदा बोलने की हिमाकत की ना तो जुबान काट दूंगा। और भोला मेरा बैल है, उससे कितना काम करवाना है, कब खाना पीना देना है, यह सब मैं देख लूंगा। अब जाकर जो काम बोला है वो कर। जी मालिक। बिल्लू भोला के लिए बहुत दुखी होता है। खुद भी बिल्लू ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पर भोला के दर्द के आगे उसे अपनी भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही थी। बिल्लू फिर से भोला को लेकर माल लेने चला जाता है। रास्ते में चलते चलते भोला सोचता है, मालिक तो शुरू से ही ऐसे ही हैं। अगर मेरी चंदा इस घर में ना होती तो मैं कब का इस घर से जा चुका होता। फिर थोड़े ही दिनों में चंदा गर्भ से हो जाती है और जब भोला शाम को घर आता है, चंदा इस बारे में भोला से बात करती है। भोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चंदा, बोलो ना, क्या बात करनी है? बड़ी खुश लग रही हो। अरे चंदा, ये तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देख के ही मैं खुश रहता हूँ। तुम्हारे इस मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए यहाँ पे हूँ मैं, नहीं तो मैं कब का इस घर से जा चुका होता। अच्छा जी, तुम मुझे देख के खुश रहते हो और मैं तुम्हें देख के। और तुम्हें एक खुशी की बात सुनाऊं मैं? हमारा बच्चा आने वाला है। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। चंदा, तुम जानती हो ना, हमारा पहला बच्चा भी मालिक और मालकिन की वजह से नहीं बचा था। इस बार ऐसा हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। खासकर तुम्हें और बच्चे को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो यहाँ से दूर चलते हैं। नहीं भोला, तुम खुद ही सोचो, हम कहाँ जाएंगे? इतनी जल्दी कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। हाँ, अगर इस बार कुछ गलत लगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब उससे बुरा क्या ही हो सकता है? इन दूध के लालचियों ने हमारे बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया, जिस वजह से वो हमारी आंखों के सामने भूखा मर गया। तुम ही मना करती हो
वरना हम कब का यहाँ से किसी अच्छी सुरक्षित जगह चले जाते। चंदा की देख रेख राधा ही किया करती थी। जैसे ही चंदा दूध देना थोड़ा कम कर देती है, वह तभी सेठ की पत्नी राधा पे खूब चिल्लाती है। अरे ओ राधा, कहाँ मर गई है तू? जी मालकिन, आपने बुलाया? तू ये बता मुझे, कल से देख रही हूँ मैं, दूध कम क्यों है? कहीं तू दूध घर तो नहीं ले जाती? अरे नहीं मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वो चंदा दूध कम दे रही है कल से। मैं पता करती हूँ मालकिन, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं चंदा बीमार तो नहीं है? राधा जब शाम को चंदा से दूध लेने जाती, तब उसे पता चलता है कि चंदा गर्भ से है। वो चंदा को बहुत प्यार देती है और उस पर हाथ फेरती है। अरे वाह चंदा, तू तो गर्भ से है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं ये बात मालकिन को जाके बताती हूँ। राधा चंदा के गर्भवती होने की बात मालकिन को बताती है। ये सुन के मालकिन बिल्कुल खुश नहीं होती। मालकिन, चंदा इसलिए दूध कम दे रही थी और आगे आगे वो कुछ महीने बिल्कुल दूध नहीं देगी, और जब वो बच्चा जनेगी फिर खूब सारा दूध देगी। तू क्या पागलों की तरह खुश हो रही है? वो दूध देना बंद कर देगी तो मेरा बेटा क्या पिएगा? अब जा यहाँ से। जी मालकिन। राधा को लगा मालकिन खुश हो जाएगी, लेकिन उसके ठीक उल्टा हुआ। मालकिन उस पे बहुत चिल्लाई। थोड़े दिनों में जब चंदा बिल्कुल दूध देना बंद कर देती है, तो सेठ को और उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। मालकिन, आज चंदा ने फिर से दूध नहीं दिया। अब वो थोड़े महीनों तक दूध नहीं देगी। आप मुन्ना के लिए बाहर से दूध मंगवा लीजिए। देखिए ना जी, ये कैसी गाय है? इसका हमें क्या फायदा जो दूध भी ना दे पाए? समय से हमारा मुन्ना भूखा रह जाएगा। इससे तो अच्छा होता कि ये गर्भ से ही ना होती। तुम सही कह रही हो जी। इस गाय ने तो तंग कर दिया है। पहले भी सारा दूध अपने बछड़े को पिला देती थी, और अब फिर से ये गर्भ से है तो दूध नहीं दे रही। अभी ठीक करता हूं मैं इसे। सेठ डंडा उठा के बंधी हुई चंदा को खूब मारने लगा। चंदा से उसकी मार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नहीं, नहीं मालिक, मुझे मत मारिए। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ही सोचिए। नहीं मालिक, इसको मत मारिए। ये गर्भवती है, मत मारिए इसे। इसका बच्चा गिर जाएगा। भगवान के लिए ऐसा पाप ना कीजिए। तू चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो इसके साथ साथ तुझे भी मार पड़ेगी। और बच्चा गिर जाएगा तो गिरने दे, मैं भी यही चाहता हूँ। बेरहम सेठ लगातार चंदा को मारे जा रहा था। तभी बिल्लू भी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। भोला जब सेठ को चंदा को मारते हुए देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, और बिल्लू भी ये सब देख नहीं पा रहा था। मालिक, मत मारिए, ये बहुत गलत है। इस गाय ने बहुत तंग करके रखा है। इसका रोज ये नाटक है, कभी दूध देती है तो कभी नहीं। इसकी वजह से मेरा बच्चा भूखा है। चंदा मार खा खा के जख्मी होके गिर जाती है। अब भोला से बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और बैलगाड़ी के साथ ही सेठ पे टूट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अरे अरे, मर गया रे, इस बैल ने मुझे मार डाला। बिल्लू, रोक इस बैल को। बिल्लू भोला को रोक लेता है। उठिए जी, क्या हो गया आपको? सेठ की पत्नी सेठ को उठाती है। देखिए जी, जैसे हमारे जानवर वैसे ही हमारे नौकर भी मिले हैं। एक भी ढंग से काम नहीं करता। ये सब इस गाय की वजह से हुआ है। इसकी वजह से मुझे भोला ने मारा है। इन दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं है। इस भोला को अब मैं ऐसी सजा दूंगा ना, ये याद रखेगा। सेठ भोला को 2 दिन तक भूखा प्यासा एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखता है। ना तो उसे चारा देता है और ना उसे पानी देता है, और चंदा को भी बहुत जख्मी हालत में भूखा प्यासा रखता है। दोनों कभी एक दूसरे से इस तरह अलग नहीं हुए थे। एक दूसरे के लिए बहुत तड़पते रहे, परेशान थे। ओह चंदा, तुम कैसी होगी? पता नहीं मालिक ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया भी होगा या नहीं।
चंदा, अब मुझसे तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। मालिक ने तुम्हें बहुत मारा है। तुम्हारा कोई ख्याल रखता भी होगा या नहीं, और हमारा बच्चा कैसा होगा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। भोला, तुम सही कहते थे, ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। मैंने तुम्हारी बात पहले ही मानी होती तो आज हम इस तरह एक दूसरे से अलग और भूखे प्यासे नहीं होते। भोला, तुम ठीक भी होगे या नहीं? खाना खा लीजिए। नहीं राधा, मुझे भूख नहीं है। यहाँ हम खाना खा रहे हैं और वहाँ देखो, वो जानवर भूखे प्यासे हैं। अब तो मुझे बस उन दोनों की चिंता ही सता रही है। सुनिए जी, चंदा और भोला को हम मालिक से क्यों नहीं ले लेते? कैसी बातें करती हो तुम? वो जालिम सेठ कभी हमें चंदा और भोला को नहीं देगा, चाहे वो उन्हें मारी क्यों ना दे। हम तो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं, वो कभी हमें कुछ नहीं देगा। हाँ, पर फिर भी मैं एक बार कल बात करके देखता हूँ सेठ से। अगले दिन राधा और बिल्लू सेठ और उसकी पत्नी से बात करते हैं। सेठ जी, इन दोनों जानवरों पे इतना जुर्म ना करें। 2 दिन से आपने उन्हें भूखा प्यासा रखा है, ये मर जाएंगे। हाँ सेठ जी, और इन्हें एक दूसरे से अलग ना रखिए। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इस तरह से ये दोनों मर जाएंगे। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को भी भूखा प्यासा किसी अंधेरे कमरे में बंद कर देना चाहिए, तब जाके इन्हें भी मालिक और नौकर का दायरा समझ आएगा। तुम सही कहती हो। तुम दोनों यहाँ से जाओ और अपने अपने काम पे लग जाओ, और दोबारा इस बारे में बात मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें अच्छे से पता है क्या करना है। अब जाओ यहाँ से। चंदा, बस एक बार यहाँ से किसी तरह निकल जाऊं। इस बार किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से लेकर दूर चला जाऊंगा। तुम्हारे और अपने बच्चे के साथ एक अलग दुनिया बसाऊंगा। भोला, अब तो लगने लगा है मैं कहीं मर ना जाऊं। हे भगवान, बस मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। क्या सोच रहे हैं जी आप? बस अब यही कि अब एक ही रास्ता है। वो कसाई सेठ किसी की भी नहीं मानने वाला। अब रात को चुपके से जाके चंदा और भोला को आजाद करना होगा, और उन पे होते अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं, और उन प्यार करने वाले जानवरों को अलग होते हुए नहीं देख सकता मैं। अगर मालिक को पता चल गया तो वो हमें मार देंगे। बिल्लू, बात का बाद में देखा जाएगा। रात को बिल्लू और राधा पहले भोला को उस अंधेरे कमरे से बाहर निकालते हैं, फिर चंदा की रस्सी को खोलते हैं। भोला और चंदा एक दूसरे को जैसे ही सामने पाते हैं, खुशी से पागल होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ओ भोला, मुझे तो लगा था मैं अब मर जाऊंगी, तुम्हें भी देख नहीं पाऊंगी। तुम ठीक तो हो ना? हमारा बच्चा कैसा है? बच्चा भी ठीक है, बस मुझे यहाँ से दूर ले चलो। हाँ चंदा, अब हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। बिल्लू और राधा गौ माता के पैर छूते हैं और उन्हें गले से लगा के वहां से विदा करते हैं। फिर चंदा और भोला बिल्लू और राधा से खुश होकर वहां से रात में ही चले जाते हैं अपनी एक अलग दुनिया बसाने। दोस्तों, इसके अगले भाग में आपको दिखाएंगे कि सेठ ने चंदा और भोला को आजाद करवाने के बाद बिल्लू और राधा के साथ क्या किया, और चंदा और भोला कहां गए, ये भी हम आपको दिखाएंगे। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।